कोरियन वॉर 1950 टू 53। दोस्तों, साल था 1950, दिन 25 जून। नॉर्थ कोरिया पीपल्स आर्मी यानी केपीए के 75,000 सोल्जर्स 38 पैरेलल को क्रॉस करके साउथ कोरिया पर आक्रमण कर देते हैं और यहीं से कोल्ड वॉर की पहली मिलिट्री टसल की शुरुआत होती है। इसकी इंटेंसिटी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसको तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहां एक तरफ था नॉर्थ कोरिया, जिसको यूएसएसआर का सपोर्ट हासिल था, तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया, जिसको यूएस सपोर्ट कर रहा था। कोल्ड वॉर का मशहूर आयरन कर्टन एशिया में कोरियन पेनिनसुला के बीच से होकर गुजर रहा था। यूएसएसआर चाहता था कि कम्युनिज्म नॉर्थ कोरिया से आगे बढ़कर जापान, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी पूरे एशिया में फैल जाए, लेकिन यूएस को यह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। यूएस और यूएसएसआर की इसी जद्दोजहद का नतीजा हमें सबसे पहले कोरियन वॉर के रूप में देखने को मिला। तो क्या था यह पूरा वॉर, यह कब तक चला और इसमें किसकी जीत हुई? इस वॉर की पूरी कहानी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दोस्तों, हमारी कहानी के रूट्स 20वीं शताब्दी में ट्रेस किए जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज ईस्ट एशिया में चाइना और जापान के बीच कोरियन पेनिनसुला नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन यह शुरू से ही डिवाइडेड नहीं था। यह पहले एक यूनाइटेड कोरिया हुआ करता था, जिसको 7th सेंचुरी से सिला डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था। लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के कारण इस पर चाइना, रशिया और जापान तीनों की ही नजर बनी हुई थी। चाइना उस समय ओपियम वॉर्स की वजह से कमजोर पड़ रहा था। अभी तक किंगडम ऑफ कोरिया को चाइना की चिंग डायनेस्टी का सपोर्ट मिल रहा था। किंगडम ऑफ कोरिया एक बहुत कमजोर और पुअर किंगडम था। यहां के लोग अपने राजा की पॉलिसीज से अक्सर नाराज रहते थे, जिसकी वजह से यहां समय समय पर प्रोटेस्ट्स देखने को मिला करते थे। लेकिन जब भी ये लोग अपने राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते, तो चाइना की चिंग डायनेस्टी अपने सोल्जर्स भेजकर उन प्रोटेस्ट्स को दबा दिया करती थी। लेकिन जापान कोरियन किंगडम को चाइना से छीनना चाहता था। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जापान एक इंपीरियल पावर के तौर पर उभर रहा था। जापान उस समय एकमात्र ऐसा पावरफुल नेशन था जिसकी मिलिट्री माइट यूरोपियन पावर्स को टक्कर दे सकती थी। बस फिर क्या था, मौका देखकर जापान ने भी अपनी आर्मी को कोरियन पेनिनसुला में चाइना से लड़ने के लिए भेज दिया। इसी के परिणाम स्वरूप 1894 में हमें पहली साइनो जापानीज वॉर देखने को मिली। इसमें जापान की जीत हुई और कोरियन पेनिनसुला पर से चाइना का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर भी अपना एक्सपेंशन बहुत तेजी से कर रहा था, लेकिन जापान को यह गवारा नहीं था। इन दोनों की इसी नोकझोंक के कारण 1904 से 1905 तक रशिया और जापान के बीच हमें रूसो जापानीज वॉर देखने को मिली। और इसमें भी जापान जैसी छोटी सी आइलैंड कंट्री ने यूएसएसआर जैसे विशाल देश को हरा दिया। इस वॉर में रशिया की हार के बाद कोरिया पर जापान का कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ गया। 1910 में जापान कोरिया एनेक्सेशन ट्रीटी के तहत कोरिया पूरी तरह से जापान की कॉलोनी बन गया। जापान ने कोरिया के रिसोर्सेज के साथ साथ उसके कल्चर और आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की। वो वहां पर पूरी तरह जापान का कल्चर एस्टैब्लिश करना चाहता था। कोरिया के लोगों को स्लेव्स बनाकर जापान ले जाया जाता और उनसे बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जापानीज आर्मी कोरियन वुमेन को कंफर्ट वुमेन मानकर सेक्स स्लेव्स की तरह यूज किया करती थी। इसी कारण जापानीज इंपीरियलिज्म का यह दौर कोरियन इतिहास का सबसे बुरा दौर बताया जाता है। खैर, कई साल बीत गए और जापान का रूल और भी ज्यादा अग्रेसिव होता चला गया। लेकिन फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई और उसी के साथ इंपीरियल जापान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आइए देखते हैं कि कोरिया जापान के रूल से कैसे मुक्त हुआ और कैसे इस किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया गया। कोरियन पेनिनसुला स्प्लिट्स इनटू 2। जैसा कि हम जानते ही हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी जापान बड़ी बड़ी सुपर पावर को चेस कर रहा था। इसी दौरान उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया और इस गलती की उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।
अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए और जापान इस न्यूक्लियर हमले से पूरी तरह टूट गया। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर कर दिया और ये वॉर खत्म हो गई। जापान को कोरिया समेत अपने सभी कॉलोनीज को छोड़ना पड़ा। अब कोरिया जापान के चंगुल से तो आजाद था, लेकिन उसके लिए तो असली युद्ध अब शुरू होने जा रहा था। असल में जैसे ही जापान ने कोरिया में सरेंडर किया, वैसे ही यूएसएसआर ने नॉर्थ की तरफ से और यूएस ने साउथ की तरफ से आकर इसको कैप्चर कर लिया। इन दोनों ने अपनी सहमति से इस पेनिनसुला को 38th पैरेलल के अगेंस्ट दो हिस्सों में बांट दिया। नॉर्थ वाला हिस्सा यूएसएसआर को दे दिया गया और साउथ वाला यूएस के पास चला गया। हालांकि अभी ये डिवीजन परमानेंट नहीं था और ना ही ये हिस्से अलग अलग देश बने थे। बाकी ये केवल 5 सालों के लिए एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया था और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को यूएस सोवियत जॉइंट कमीशन के हाथों में सौंप दिया गया। 1943 में हुई कायरो कॉन्फ्रेंस में ही यह तय कर लिया गया था कि 5 साल बाद कोरिया को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस समय यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत भी हो चुकी थी। दोनों गुटों के बीच अपनी अपनी आइडियोलॉजी को विश्व भर में फैलाने और सुपर पावर बनने की होड़ लगी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ कोरियन सिटीजन्स भी अब किसी फॉरेन रूल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो खुद के लिए आजादी की मांग कर रहे थे। जॉइंट कमीशन पूरी तरह से इनइफेक्टिव साबित हो रहा था। इस अनरेस्ट को देखते हुए यूएस ने अपने हिस्से में मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया। हालात को बिगड़ता हुआ देख यूएस ने यूएन के गाइडेंस के अंडर यहां पर फ्रेश इलेक्शंस कराने की बात कही। लेकिन यह बात यूएसएसआर और कोरियन कम्युनिस्ट्स को पसंद नहीं आई। अब कोरिया के यूनिफिकेशन के चांसेस बहुत दूर दिखाई दे रहे थे। इसके चलते दोनों जगह अलग अलग इलेक्शंस कराए गए और दोनों के लीडर्स को चुना गया। 1948 में नॉर्थ कोरिया यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से दो अलग अलग नेशंस में डिवाइड हो गए। नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म के सपोर्टर किम इल सोंग और साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म के सपोर्टर सिंगमान री प्रेसिडेंट बने। इन दोनों ही लीडर्स को यूएस और यूएसएसआर के द्वारा जानबूझकर चुना गया था और दोनों ने ही इन लीडर्स को अपने अपने रीजन्स में हीरो की तरह प्रमोट किया। धीरे धीरे अमेरिकन और सोवियत ट्रूप्स को यहां से विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन यह स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आइए अब आपको कोरियन सिविल वॉर से रूबरू कराते हैं, जिसने कोरियन वॉर के इमीडिएट ट्रिगर का काम किया। द सिविल वॉर। तो दोस्तों, देश में सिविल वॉर का माहौल अब शुरू हो चुका था। जैसा हमने अभी देखा, कोरियन सिटीजन्स चाहते थे कि कोरिया फिर से यूनाइट हो जाए और वो इसके लिए लगातार रिवोल्ट कर रहे थे। साथ ही दोनों साइड्स के लीडर एक दूसरे के हिस्से पर कब्जा कर पूरे कोरिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। इन दोनों लीडर्स का अपने रीजन में डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं था। उनका केवल एक मकसद था और वो था कोरिया का यूनिफिकेशन। इसके लिए ये एक दूसरे के रीजन में कई इल्लीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे थे। अगर उनके रीजन में कोई दूसरे गुट को सपोर्ट कर रहा था तो उसको तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। देखते ही देखते ये सिचुएशन बिगड़ती चली गई। ऐसा ही एक मैसिव रिवोल्ट हमें साउथ कोरिया के पास मौजूद जेजू आइलैंड में देखने को मिला। इस रिवोल्ट को जेजू अपराइजिंग के नाम से जाना गया। इस आइलैंड के लोग साउथ कोरियन प्रेसिडेंट सिंगमान री के अगेंस्ट थे और वो नहीं चाहते थे कि कोरिया दो हिस्सों में बटे। कहा जाता है कि अपराइजिंग को कम्युनिस्ट फोर्सेस द्वारा सपोर्ट किया गया था। लेकिन जैसे ही ये लोग रिवोल्ट में खड़े हुए, साउथ कोरिया की आर्मी ने इस आइलैंड पर जाकर इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया और उसमें लगभग 30,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। यानी कि 1950 में फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू होने से पहले ही इस सिविल वॉर में कई हजार लोग मारे जा चुके थे। लेकिन इस इंसिडेंट से नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और कहा जाता है कि यही इवेंट कोरियन वॉर का असली स्टार्टिंग पॉइंट बना। दोस्तों, अब यहां नोट करना जरूरी है कि 1947 से 1950 के बीच नॉर्थ कोरिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। उसको सोवियत मिलिट्री से वेपन्स और ट्रेनिंग के रूप में भरपूर सपोर्ट मिल रहा था। वहीं यूएसए साउथ कोरिया को उतने वेपन्स सप्लाई नहीं कर पा रहा था। साउथ कोरिया के पास टैंक्स या एंटी टैंक वेपन्स मौजूद नहीं थे
और इसी बात का फायदा उठाते हुए नॉर्थ कोरिया उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। कहा जाता है कि उसका यह अटैक सोवियत मिलिट्री के एक्सपर्ट्स द्वारा ही प्लान किया गया था और यहीं से शुरुआत होती है कोरियन वॉर की। द फाइनल इन्वेजन 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया के 75,000 ट्रूप्स अपने टैंक्स और आर्टिलरीज के साथ साउथ कोरिया की आर्मी को पीछे धकेलते हुए 38th पैरेलल को क्रॉस कर जाते हैं। जल्दी ही वह साउथ कोरिया की कैपिटल सोल को कैप्चर कर लेते हैं। 27 और 28 जून तक मल्टीपल कम्युनिकेशन फेलियर्स के चलते साउथ कोरिया की आर्मी बुरी तरह हार जाती है और बुसान शहर को छोड़कर साउथ कोरिया के मैक्सिमम हिस्से पर कोरियन पीपल आर्मी यानी KPA का कब्जा हो जाता है। अब साउथ कोरिया के सामने एक ही उम्मीद थी, यूएस का इंटरवेंशन। लेकिन शुरुआत में यूएस इस मैदान में डायरेक्टली उतरना नहीं चाहता था। असल में 1949 में यूएसएसआर भी एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन गया था। ऐसे में यूएस को यह डर था कि अगर वो यहां इंटरवीन करता है तो यह तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। और क्योंकि अब यूएस और यूएसएसआर दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे, तो इस वॉर में म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होना तय था। ऊपर से उस समय कोरिया यूएस के लिए स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस को यह भी डर था कि जिस तरह उसने चाइनीज सिविल वॉर में इंटरवीन नहीं किया और 1949 में वहां पर एक कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना हो गई, उसी तरह अगर कोरिया को यूं ही छोड़ दिया गया तो हो सकता है कि वो भी पूरा कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाए। तो यूएस ने पहले यूनाइटेड नेशंस का सहारा लिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस अटैक को कंडेम करते हुए सोवियत रशिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन यूएसएसआर ने इस सेशन को बॉयकॉट कर दिया। इस कॉन्डेमनेशन के बाद यूएस पब्लिक का सपोर्ट इंटरवेंशन के फेवर में था। तो फाइनली जनरल डगलस मैकार्थर की कमांड के अंडर यूएन की फोर्सेस, जिसमें यूएस समेत 21 और नेशंस शामिल थे, उनको साउथ कोरिया की ओर तैनात कर दिया गया। जनरल मैकार्थर ने इस इंटरवेंशन के लिए एक फूल प्रूफ प्लान तैयार किया। वो जापान से होते हुए साउथ कोरिया के बुसान शहर में एंटर करते हैं। पहले वो वहां से KPA को पीछे धकेलते हैं। इसके बाद वो बोट्स के जरिए इंचन शहर पर पहुंचकर वहां से KPA को अटैक करते हैं। इससे वो नॉर्थ कोरियन फोर्सेस की सप्लाई लाइन को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार नॉर्थ से आने वाली सप्लाईज रुक जाती तो KPA ज्यादा दिन तक अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। और असल में ऐसा ही हुआ। जनरल मैकार्थर का यह प्लान सफल हुआ और कुछ ही समय में उन्होंने पूरे साउथ कोरिया को फिर से रिकवर कर लिया। लेकिन मैकार्थर इसके बाद 38th पैरेलल पर नहीं रुके। वो KPA को पीछे धकेलते हुए चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर यानी यालू रिवर तक पहुंच गए। ऐसी स्थिति में चाइना के साथ संघर्ष शुरू होने का रिस्क था। इस रिस्क को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रूमन उनको पहले ही आगे बढ़ने से मना कर चुके थे। लेकिन मैकार्थर ने इस बात को सीरियसली न लेते हुए अपने एडवांसेस कंटिन्यू रखे। यालू रिवर पर पहुंचकर जिसका डर था वही हुआ। यूएसएसआर के कहने पर चाइना ने अपने लाखों सोल्जर्स यूएस आर्मी के अगेंस्ट मैदान में उतार दिए और चाइनीज ट्रूप्स ने यूएन फोर्सेस को पीछे धकेलते हुए 7 जनवरी 1971 को एक बार फिर सोल को कैप्चर कर लिया। लेकिन अप्रैल आते आते यूएन कमांड फोर्सेस सोल को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। जनरल मैकार्थर प्रेसिडेंट ट्रूमन को नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर जनरल मैकार्थर को यूएस प्रेसिडेंट द्वारा वापस बुला लिया जाता है और दोनों साइड्स के बीच पीस टॉक्स शुरू होती हैं। आफ्टरमैथ। तो दोस्तों, अब तक दोनों साइड्स ये समझ चुकी थी कि इस वॉर में किसी भी एक साइड की ऑल आउट विक्ट्री संभव नहीं है, लेकिन दोनों ही साइड्स सरेंडर करने के लिए भी राजी नहीं थी। खैर, दूसरी तरफ दोनों साइड्स के ऑफिशियल्स नेगोशिएशंस कर रहे थे। ये नेगोशिएशंस मिड 1951 में शुरू होकर 1953 तक चली। हालांकि इस बीच 38th पैरेलल के अक्रॉस फाइटिंग चलती रही, लेकिन दोनों ही साइड्स में से किसी को भी कोई सिग्निफिकेंट गेन नहीं हुआ, यानी कि यहां एक स्टेलमेट की पोजीशन बनी हुई थी। खैर, फाइनली 27 जुलाई 1953 को पानमुनजोम में यूएस और यूएन कमांड फोर्सेस ने KPA और चाइनीज आर्मी के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया।
इस एग्रीमेंट के तहत सभी हॉस्टिलिटीज पर पूर्ण विराम लगाया गया। साथ ही 38th पैरेलल पर दोनों के बीच नई बाउंड्री ड्रॉ की गई। इस लाइन के दोनों ओर 2 किलोमीटर वाइड डीमिलिटराइज्ड जोन एस्टैब्लिश किया गया। इस जोन के बाहर का एरिया आज भी दुनिया का सबसे हेवीली मिलिटराइज्ड एरिया है। लेकिन असल में इस वॉर में ना तो किसी की जीत हुई और ना ही किसी की हार, और टेक्निकली ये वॉर अभी भी चल रहा है, क्योंकि दोनों साइड्स के बीच अभी तक कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है, सिर्फ सीज फायर एग्रीमेंट पर ही साइन हुए हैं। पर इस 3 साल चली लंबी लड़ाई में 3 मिलियन सिटीजन्स और लगभग 1 मिलियन सोल्जर्स को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। दोनों ही फोर्सेस के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर वॉर क्राइम्स किए गए, और ये वॉर पॉपुलर कल्चर में